दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला के सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए सुप्रसिद्ध है। यह सही है। चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान थी। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें बोथ आर करेक्ट, इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। चोल काल की जो धातु की मूर्तियां हैं अपने सौंदर्य तकनीकी निपुणता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले चोल वंश ने कौन सी मूर्ति, कांस्य की मूर्ति बनाने की उल्लेखनीय विशेषता इन्होंने हासिल की है। चोल काल में कांस्य की मूर्ति बनाने में इन्होंने उल्लेखनीय प्रतिमा हासिल की। चोल कांस्य मूर्ति अपने जटिल विवरण, लालित्य और देवताओं के जीवंत प्रतिनिधित्व के लिए उल्लेखनीय है। यह मूर्ति प्रमुख रूप से धार्मिक, औपचारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी और यह चोल काल की एक समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाती है। चोल धातु की मूर्तियों की प्रतीक शास्त्र और शैली वास्तव में उनके पत्थर के समकक्षों के समान थी। दोनों माध्यम में समान धार्मिक विषयों, मुद्राओं, प्रतीक शास्त्रीय परंपराओं का उपयोग किया गया था। ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? ये करते हैं चालुक्य वंश को। चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं। ऐहोल में जो रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख द्वारा वातापी के चालुक्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है और लिपि है ब्राह्मी। दुर्गा मंदिर दुर्ग मंदिर ऐहोल में दुर्ग में स्थित है। ठीक है, यहाँ दुर्गा की प्रतिमा प्रतिस्थापित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 एडी से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया? इसको कराया था चंदेल राजाओं ने। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में कराया था। खजुराहो समूह के स्मारकों में जैन और हिंदू मंदिर बड़ी संख्या में बने हुए हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इस मंदिर को क्या किया गया? शामिल किया गया। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। ठीक है, चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की? नन्नुक ने। और चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो है मध्य प्रदेश में। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द जो मूवेंदर है या मूवेंदार की चर्चा मिलती है। इसका अर्थ होता है तीन प्रमुख। ठीक है, इसमें मूवेंदर शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। इसमें चोल, चेर और पांड्या, ये तीन राजवंशों को क्या कहा जाता है? मूवेंदार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मूवेंदार, चोल, चेर और पांड्या को। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो और ये चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो ये थे संगम काल के। चोल, चेर और पांड्य थे संगम काल के। संगम साहित्य के अनुसार चेरों का राज्य कहाँ था? चेर थे दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चेर कहाँ थे? तो चेर थे दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में थे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। और चोल कहाँ थे? चोल का राज्य था उत्तर पूर्व में था। और पांड्य कहाँ रहते थे? ये रहते थे दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इस तरह से ये चोल, चेर और पांड्य रहते थे। शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। ठीक है, धनुष से चीर देंगे तो चेर शासकों प्रतीक चिन्ह था धनुष, और चोल का था बाघ और पांड्य का था मछली। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आरंभिक चोलकालीन चित्रकला है जिसकी खोज वर्ष 1931 में बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में की गई है? योग दक्षिण मूर्ति के रूप में किसकी? शिव की। ठीक है, योग दक्षिण मूर्ति के रूप में शिव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। 1931 में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1931 में। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की खोज हुई। और महत्वपूर्ण प्रारंभिक चोल चित्रकला शिव योग दक्षिणामूर्ति है। इनकी खोज 1931 में इतिहासकार एस के गोविंद स्वामी जी ने की थी।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस चित्र में भगवान शिव को सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में ध्यान और योग मुद्रा में दिखाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को बड़े मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह चोल वंश के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक में से एक है। इसको किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? ये 23वें तीर्थकर थे। इनका अक्षर सर्प के क्षेत्र के साथ क्या किया जाता है? इनको दर्शाया जाता है। चित्र मुख्यतः जैन कला में पाया जाता है, ना कि चोल कला में। इनके चित्र किस में पाए गए हैं? जैन कला में। ठीक है, जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ जी, और उनका चिन्ह था सर्प। ऐहोल की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो कि प्राचीन भारत की विशेषता थी। तो इसमें दोनों के ऑप्शन सही हैं। यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। एलोरा की गुफाएं आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा में कितने मठ हैं? तो इसमें 34, ठीक है, 34 मठ और मंदिर स्थित हैं। चोल राजवंश के अंतर्गत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ब्रह्मदेह किसको कहा जाता है? जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी उसको कहा जाता है ब्रह्मदेह। तिरुन्नमट्टकामी होता है, तिरुन्नमट्टकामी जो मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे कहते थे। और वेल्लन वगाई होता था, वेल्लन वगाई होता था गैर ब्राह्मण कृषक स्वामी को भूमि दान दी जाती थी, उसको कहा जाता था वेल्लन वगाई। यहाँ पर देखिए कौन एक का 3 होगा, बी का 1 और सी का दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी उसको कहा जाता था ब्रह्मदेव, और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था देवदान, नाम में ही छुपा हुआ है। और गैर ब्राह्मण कृषक स्वामी को भूमि दी जाती थी दान में, उसको कहा जाता था वेल्लन वगाई। और शैक्षणिक प्रयोजन हेतु इसको कहा जाता था शाला भोग। ठीक है, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु दी गई भूमि उसको कहा गया था शाला भोग। चोल अभिलेखों के अनुसार भूमि की कोटियों तथा उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वेल्लन वगाई क्या होता था? जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी गई भूमि होती थी उसको वेल्लन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। शाला भोग मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि नहीं, इसको कहा जाता था देवदान। जो मंदिरों को दी जाती थी दान में वह भूमि कहा जाता था देवदान कहलाता था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहते थे ब्रह्मदेव, और मंदिरों को दान में दी गई भूमि देवदान। गैर ब्राह्मण कृषक स्वामी को दी गई भूमि को कहा जाता था वेल्लन वगाई, और शैक्षणिक प्रयोजन हेतु दी गई भूमि को कहते थे शाला भोग। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने पहले अपने दस्तावेज प्राकृत भाषा में और बाद में संस्कृत भाषा में जारी किए? राइट आंसर होगा सी, तोडई मंडलम के पल्लव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तोंडई मंडलम के पल्लव दक्षिण भारत के राजवंश थे जिन्होंने क्या किया था? अपने दस्तावेज पहले प्राकृत भाषा में और फिर किसमें? तो संस्कृत भाषा में इन्होंने जारी किए थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे चेर, चोल, पांड्या। ठीक है, पल्लव सातवाहन और थे, चालुक्य थे, होयसल थे और राष्ट्रकूट विजयनगर। ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या ये कहाँ थे? दक्षिण भारत के राजवंश थे। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर, पांड्या, पल्लव, सातवाहन, चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूट, विजयनगर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। चोलकालीन नटराज की कांस्य प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शिव जी की दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, जो विरोधाभास का द्योतक है, यह भी सही है। और शिव को उनके बाएं पैर उठाए हुए भुजंग त्रासित स्थिति में दिखाया गया है, यह भी ऑप्शन सही है। जो भक्त के मन से क्या करता है? भ्रम को हटा देने का द्योतक है। और मुख्य दाहिना हाथ डमरू पकड़े हुए हैं जो शिव का प्रिय वाद्य है। और फिर हमने देखा कि चोल काल में नटराज की प्रतिमा तांडव मुद्रा में नृत्य करती हुई दिखाई गई है। और चोल काल में कांस्य की प्रतिमा दुनिया में क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चोल काल में मंदिरों से जुड़े शिल्पों में कांस्य चित्र बनाना सबसे विशिष्ट है। चोल वंश के युग में नटराज तमिलनाडु के राजसी गौरव का प्रतीक बन गया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? इसको किया था विक्रमशिला। ठीक है, इसको बनाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने।
और यह विश्वविद्यालय कहाँ, बिहार के भागलपुर में इसको स्थापित किया गया। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल ने क्या किया था, उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। पाल शासक धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनाया था? इसको बनाया था सोलंकी। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा ने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। गुजरात के खजुराहो के उपनाम से इसको यह प्रसिद्ध है। निर्माण करता है भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश के राजा। ठीक है, और हिंदू ईरानी शैली में इसको निर्मित किया गया है। यह हिंदू ईरानी शैली में निर्मित है। पुलकेशिन II निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, पुलकेशिन II चेर, चालुक्य, पांड्य या राष्ट्रकूट, यह कौन से वंश का है? तो ये थे चालुक्य राजा थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। एहुल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। फिर आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। निम्नलिखित में से किस विदेशी के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? हेनसांग ने, चीनी यात्री था। ठीक है, हेनसांग एक चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में कौन से स्थल मार्ग से ये भारत आया था? हर्षवर्धन ने प्रयाग, इलाहाबाद एवं कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का क्या करता था, आयोजन किया करता था। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था। निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता है बाणभट्ट। हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। अमरकोश की रचना की है अमर सिंह ने, और कामसूत्र की रचना की है वात्स्यायन ने। प्रयाग प्रशस्ति है हरिशरण की। ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? ये है मैत्रक से। मैत्रक वंश के संस्थापक हैं भट्टारक। राजधानी थी इनकी वल्लभी। मैत्रक राजवंश के प्रमुख शासक हुए हैं शिलादित्य प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय आदि। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश के शासन की मृत्यु के बाद 606 से हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बने थे। हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को क्या किया था? इसने पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हेनसांग को यात्रियों का क्या कहा गया? राजकुमार, और वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग, उसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, और वर्तमान में इसे क्या कहा गया है? शाक्य मुनि। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। जो प्रयाग में कुंभ मेले होते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत आया? हेनसांग ने। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त करना और बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करना था। हेनसांग को क्या कहा गया? यात्रियों को का राजकुमार। इसने अपनी यात्राओं पर क्या किया था? भारत का वर्णन अपने ग्रंथ इसका सी.यू. की में किया था। ठीक है, सी.यू. की ये किसका है? हेनसांग का है। और फो.क्यू. की ये किसका है? फाहियान का है। दिल्ली सबसे पहले किसके अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तोमर राजपूतों के समय। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के समय राजधानी बनी। अनंगपाल द्वितीय तोमर राजवंश से संबंधित है। तोमर राजवंश की उत्पत्ति प्रारंभिक मध्य युग में लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, भारत में अरब और तुर्क आक्रमण, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।